हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आज हम लोगों का 100 डेज़ रिवीजन सीरीज़ का डे 6 है, जिसमें हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे मान के चल सकते हैं हम 3 to 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग अगर आप लोगों को मेरे जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम बात करें सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आएगा कि अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स है क्या चीज़? तो ये क्या होता है? ये बेसिकली एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी जो बॉडी है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और प्राइमरीली ये कौन से कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं? प्राइमरीली अगर हम देखें तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? प्राइमरीली ये कंपोज्ड होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। बायोमॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, क्रूशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, फंक्शनिंग ये फंक्शन करते हैं। बोथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे कि जो सेल्स हैं उनके लिए भी, और फंक्शनल एजेंट्स यानी कि एंजाइम्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस वगैरह हो रही है उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेजर बायोमॉलिक्यूल्स जो हमें पढ़ने हैं, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स जो हमें पढ़ने हैं इस क्लास में, वो कौन-कौन से हैं? हमारे 4 मेजर टाइप्स के हैं। एक तो हमें पढ़ना है प्रोटीन्स। ठीक है, ये मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाएँगी। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमें क्या पढ़ना है? डीएनए एंड आरएनए के बारे में। ठीक, डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा एक हमें पढ़ना है एंजाइम्स। ठीक है, तो हमें मोस्टली जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, देखो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की अगर हम बात करें तो 2 to 3 और मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो एंजाइम का रहता ही रहता है। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से, तो उनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या हम अगर सेल्यूलर पूल से देखें, चलो ऐसे करके हम स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हम सेल्यूलर पूल में देखें, तो सेल्यूलर पूल में हमें एक तो इनऑर्गेनिक पूल देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक पूल। ठीक है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिक पूल। ठीक, ऑर्गेनिक पूल को ही हम क्या बोल देते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स को भी हम 2 टाइप्स में स्टडी करते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं हमारे मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अब इनको हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केवल वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं ना, तो हमें डिफरेंस इनके बीच का पता होना चाहिए कि अगर हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर BM लिख दे रही हूँ। ठीक है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल या फिर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। ठीक, तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें माइक्रो बायोमॉलिक्यूल की, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है। ठीक है,
या फिर हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है? और वहीं पे अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। ठीक? अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स की, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये आते हैं हमारे कम्स इन एसिड सॉल्युबल पूल में। ठीक है? ये सब अभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, या फिर इसी को हम बोल देते हैं फ़िल्ट्रेट। ठीक है? कि ये किसमें माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स किसमें आते हैं, फ़िल्ट्रेट में आते हैं। और वहीं पर अगर मैक्रो की बात करें तो ये आते हैं कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिटेंटेंट बोल देते हैं। ठीक है? अब देखो एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, इनके एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो इसमें आते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है? इसके अलावा मोनोसेकेराइड्स और एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं इसके, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है? ग्लिसरॉल, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स। ओके? तो अब देखो, ये हमारे हो गए सारे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, और इन्हीं के जो यानी कि यही पॉलीमराइज़ होकर के क्या बनाते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीनो एसिड से क्या बन रहा है, अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन अपने आप में क्या है, एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। इसी तरीके से मोनोसैकेराइड्स से क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है? तो अगर आप एक साइड भी याद कर लोगे तो आपको दोनों आराम से लर्न हो जाएँगे। इसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। देखो लिपिड क्या है, हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सेप्शन है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? तो ये तो हमारा एक तरीके से बेस हो गया कि हमें पता होना चाहिए माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ठीक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है और कौन सा माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है। ठीक? तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक लिविंग सेल लिया, ठीक है, या लिविंग टिश्यू लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, या सपोज करो हमने जो लिविंग सेल लिया, एक लीफ ले ली। ठीक? अब इसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड जो है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है? इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, CL3CC OOH। ठीक है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें डिप करके इसे क्रश करेंगे। ठीक है? जब हम इसे क्रश करेंगे तो एक स्लरी सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है? स्लरी सब्सटेंस, क्योंकि लीफ है। ठीक है? लीफ में जब हम लिक्विड डाल करके फिर उसको क्रश करेंगे तो वो स्लरी सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी। तो इस स्लरी सब्सटेंस को फिर हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे इसका, यानी कि इसको छानेंगे। जैसे आप लोगों ने घर में अगर आप लोग चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद जब हम छानते हैं उसको, तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा वेसल मतलब नीचे कप में आ जाता है, और जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर छन्नी में ही रह जाती है ना, स्ट्रेन करते हैं जब हम उसको। तो इसी तरीके से जब हम इस स्लरी सब्सटेंस को स्ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे कि ये एक बीकर हो गया। ठीक है? और यहाँ पर हमने ये स्ट्रेनर लगाया। ठीक, इस तरीके से जब हम स्ट्रेन करेंगे तो हमारा जो ऊपर रह जाएगा, ये ग्रीन कलर से ही मैं बना दे रही हूँ, ये जो ऊपर रह जाएगा दिस विल बी, इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंटेंट, या फिर हमने इसको क्या बोला था, एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह देते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल। और जो नीचे आ जाएगा स्ट्रेन होकर के, ठीक है, जो स्ट्रेन होकर के नीचे आ गया, इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया फिल्ट्रेट, या इसी को हमने बोल दिया एसिड सॉल्युबल पूल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी, यानी कि जो स्ट्रेन होकर के नीचे आ जाएगा वो माइक्रोमॉलिक्यूल है, और जो ऊपर स्ट्रेनर में ही रह जाएगा फिल्ट्रेशन के टाइम पे उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। अब देखो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला था क्या, कि लिपिड जो है वो
एक्सेप्शन है। अब इसमें देखो मैक्रोमोलेक्यूल के एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से हो गए, यानी कि ऊपर क्या-क्या रह जाएगा, ऊपर आपका रह जाएगा प्रोटीन्स रह जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा क्या रह जाएगा, पॉलीसैकेराइड रह जाएगा, न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, है ना? और इसके अलावा लिपिड्स भी रह जाएँगे और लिपिड्स एक्सेप्शन है। तो उसी लिपिड्स का एक्सेप्शन जो है वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लिपिड बाय वेट तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लिपिड का देखें, यहाँ पर देखो लिपिड, ठीक है? लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सिमेटली 800 डाल्टन होता है। अगर वेट के हिसाब से हम देखें तो इसको किस में आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था माइक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है? माइक्रो मॉलिक्यूल में। लेकिन ये आता किस में है, ये आता है मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो क्यों आता है? क्योंकि लिपिड जो होता है ये नॉन पोलर होता है सबसे पहली चीज़, और ये क्या कर लेता है, ये जब हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो ये वेसिकल्स का इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है? ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर करा जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्म, लिपिड क्या कर लेता है, लार्ज वेसिकल्स। और जब हम इसे फ़िल्ट्रेशन करते हैं, फ़िल्ट्रेशन जब करा जाता है तो ये किस में आ जाता है, कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, या इसी को हमने क्या बोल दिया था, रिटेंटेंट। इसलिए नोट करके लिख लीजिएगा, अगर स्टेटमेंट आता है कि लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल या फिर लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लिपिड्स, हम अगर हमारा स्टेटमेंट आता है, यहाँ पर लिखो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि लिपिड जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर हमें दे सकता है कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तो वो चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी है, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है ये? क्योंकि इनका जो वेट होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन, यानी कि 800 डाल्टन होता है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है? इसीलिए ये एक्सेप्शन है। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो वो तो हमारे जो फॉस्फेट हो गया, सल्फेट वगैरह, वो किस में आ जाते हैं, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाते हैं। अब देखो, अब एक-एक करके हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है? तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, जैसे पहले सपोज़ हम अमीनो एसिड से स्टार्ट करेंगे, तो अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, देन अमीनो एसिड से ही मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जब मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसी टाइम पे पॉलीसैकेराइड्स, उसी के पैरेलली पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, और जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, तभी हम लिपिड के बारे में इस तरीके से हम पढ़ेंगे पैरेलली इनको लेकर के, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अमीनो एसिड्स, ठीक है? तो अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट, यहाँ पर आपको वर्ड पर फोकस करना है, एटलीस्ट वन एसिडिक ग्रुप एंड वन बेसिक ग्रुप होना ही चाहिए, तभी हम उसको अमीनो एसिड कंसीडर करेंगे। ये स्टेटमेंट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि अब आजकल जो क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज ही फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपके जो नोट्स हैं उस तरीके से बनवा रही हूँ कि आप जब रिवाइज करें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलें, ठीक है? वरना अदरवाइज़ मैं केवल यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू जो इसका स्ट्रक्चर है उसी को बता कर के यहाँ पे ख़त्म कर सकती थी, बट ये चीज़ें मैं आपको लिखवा रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका प्री का एग्ज़ाम हो उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, और मेंस के एग्ज़ाम में तो फिर आपको लिखना ही है प्रॉपर, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखिए, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दोज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट, ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एट लीस्ट वन एसिडिक ग्रुप, वन एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? COOH, ठीक है? एंड वन बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप कौन सा है? NH2, ठीक है? अब इसका देखो, यहाँ पर जैसे कि सपोज ये कार्बन हो गया, एक NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है? NH2,
या तुम लोग इसको H2N पढ़ लोगे, इसे वैसे ही करके लिखो, इससे ध्यान रहे तुम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से NH2 और यहाँ पर COOH। ठीक है, एक यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन रहता है और नीचे ये जो R मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना, R वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये जो R है ये वेरिएबल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर चेंजेस होंगे जिसके बेसिस पे अमीनो एसिड्स के नेम हम डिसाइड करेंगे, मतलब नेम मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ये वेरिएबल ग्रुप रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्यों बोला जाता है, ऐसे कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि देखो इसके जो चारों ग्रुप्स हैं, एक तरफ NH2 है, एक तरफ COH है, एक तरफ H है, एक तरफ वेरिएबल ग्रुप, यानी कि R को हम वेरिएबल ग्रुप में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके जो चारों ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और जिन भी कंपाउंड्स के पास कायरल कार्बन होता है वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पर लिख लो, कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। Compounds having chiral carbon are optically active। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव से आप लोगों का क्या मतलब है, ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट में। ये मैं यहाँ लिखवा नहीं रही हूँ बट आप लिख सकते हो, कैन, चलो लिख दो, कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट और लिख लो, जो यहाँ पर ये भी पूछा हुआ है, ऑल अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, ऑल अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड इथेन करके दिया था, मतलब वो रॉन्ग था, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। ये मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है ना, कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, और यहाँ हम अमीनो एसिड्स में क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है ऊपर, बाकी यहाँ पर NH2 है, यहाँ COH है, यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ अमीनो एसिड्स आप लोगों को लिखवा रही हूँ सबसे पहले तो। अच्छा, वेरिएबल ग्रुप का देख लो पहले, वेरिएबल ग्रुप में आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएबल ग्रुप देख लेते हैं पहले, वेरिएबल ग्रुप। तो वेरिएबल ग्रुप हमने क्या लिया था, R माना था ना, तो देखो अगर R, यहाँ पे लिख लो इफ H, अगर R हाइड्रोजन है तो वो कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा, वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो जाएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, दैट विल बी ग्लाइसिन। एंड ये अब इसमें यहाँ पर भी H आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी H है, यानी कि चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं हुए ना, दो ग्रुप तो सेम हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कैसा होता है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, नॉट कायरल कार्बन एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर हमारा जो R वेरिएबल ग्रुप है वहाँ पर CH3 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये सेकेंड सिंपलेस्ट हो जाएगा, सेकेंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सेकेंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और इसका क्या नाम हो जाएगा, एलानीन। ठीक, इस तरीके से ये कैसे रहेगा, NH2 COOH और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पर इसके CH3 की जगह CH2OH दे रखा है तो इसे हम क्या बोल देंगे,
इसका नाम हो जाएगा सेरीन। ठीक है, सेरीन। यहाँ पर आप बना सकते हो HCOOH, यहाँ पर NH2 एंड नीचे वेरिएबल ग्रुप में क्या आ जाएगा CH2OH। इट इज़ कॉल्ड एज सेरीन। और ये कैसा है, ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सेरीन को। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है OH कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, वो सेरीन होता है। ठीक है। इसके अलावा एक दो और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो यहाँ पर, अगर हमारा वेरिएबल ग्रुप की जगह CH2SH हो जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग हो जाता है। ये एस आ गया ना, तो ये सल्फर कंटेनिंग हो जाता है। इसके अलावा बात करें CH2COOH, तो अगर यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप में CH2COOH है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड। ठीक, एंड इसी की जगह अगर CH2 जो है वो 2 बार आ गया है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो इतना तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अमीनो एसिड के बारे में, तो ये 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो अमीनो एसिड्स, मैं AA ही लिख दे रही हूँ। अब जहाँ मैं AA लिख रही हूँ दैट मीन्स अमीनो एसिड। तो हमें 2 टाइप के ये देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं प्रोटीनोजेनिक, ठीक है, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। ये कितने होते हैं, ये 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है। तो देखो एक एक करके देख लेते हैं इन दोनों को ही, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लो आप। अगर हम प्रोटीनोजेनिक की बात करें तो इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको दूसरे नाम से हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में ही मिलते हैं हमें। यहाँ पर आप लिख सकते हो फाउंड इन बॉडी। ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें अगर हम नॉन प्रोटीनोजेनिक की, तो इनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोल देते हैं, और ये हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं, नॉट फाउंड इन बॉडी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, ठीक है, सिट्रुलिन एंड गाबा। ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब देखो 20 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे फ्रेम हो जाते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार मार्क कर दे रही हूँ यहाँ। तो इसमें पहले हम एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग, एमाइड्स वगैरह के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है। और फिर उसके बाद हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पहले देख लेते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिडिक अमीनो एसिड की, एसिडिक अमीनो एसिड, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक तो एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्लूटामिक एसिड। अब ये मैंने आपको ऊपर अभी लिखवाए भी हैं कि आर ग्रुप किसमें होता है, इसमें जो है CH2COOH होता है आपका, है ना, वेरिएबल ग्रुप देखो यहीं कहीं पे लिखवाया था ना। देखो CH2COOH एस्पार्टिक एसिड वेरिएबल अगर आर ग्रुप में आ रहा है, और वहीं पर CH2COOH अगर आर की जगह ये आ रहा है तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम मतलब एक तरीके से ये वाला डायग्राम भी दे देता है तो आप इस चीज़ को पहचान लोगे कि कौन सा एस्पार्टिक एसिड है, कौन सा ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में क्या आ जाता है, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन।
ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो आर्जिनिन लाइसिन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन में होते हैं। ठीक नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की। ठीक, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या क्या आ जाता है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलिलीन। तो इसे मैंने तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को लर्न करवाती हूँ कि पी टी स्क्वायर से आप याद रख सकते हो एरोमेटिक का। ठीक है, किस तरीके से, फिनाइल एलानीन, देन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर कंटेनिंग अभी हमने एक ऊपर देखा था ना, सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग में तो एक तो हो जाता है सिस्टीन, ठीक, और दूसरा होता है मेथियोनीन। मेथियोनीन भी सल्फर कंटेनिंग होता है, मेथियोनीन। ठीक, ये दोनों ध्यान रखते हैं। इसके अलावा OH कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कौन से होते हैं, OH कंटेनिंग। तो OH कंटेनिंग की अगर हम बात करें तो OH कंटेनिंग में आ जाते हैं सेरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन। अब देखो टायरोसिन में दो जगह आ रहा है, ये ध्यान रखना है कि टायरोसिन में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड ये एरोमेटिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमाइड्स। ठीक, एमाइड्स की अगर हम बात करें तो एमाइड्स में आ जाते हैं हमारे, एक तो एस्पेरेजीन एंड दूसरा आता है इसमें ग्लूटामाइन। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, एस्पेरेजीन और ग्लूटामाइन, यहाँ पर आप लिख सकते हो एमाइडेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो जब बेसिकली हम लोग ना, जब हमारे पास इतना टाइम होता है कि 8-10 महीने का टाइम होता है, जब हम इसको डिटेल बैच में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम ये सब रिएक्शंस भी जो होती हैं इसकी स्टूडेंट्स को शो करते हैं कि किस तरीके से, मतलब जो हम पहले ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे उसके बाद उसका एमाइडेशन करा करके कैसे उसमें NH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। बट ये अभी आप ये सिर्फ इसलिए बताते हैं जिससे कि बच्चों के माइंड में रहे, बट अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एस्पेरेजीन और ग्लूटामीन कैसे बन रहा है, एमाइडेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लो, इमीनो एसिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इमीनो एसिड। ठीक है, तो इमीनो एसिड में का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, प्रोलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन प्लेस ऑफ NH2, यहाँ आप लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ NH2 डबल बॉन्ड NH होता है बस, इसीलिए इसको हम एमाइड की जगह इमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स वर्सेस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, एसेंशियल। तो सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही देख लेते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। और कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 10 होते हैं, देखो, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनीन, आइसोल्यूसिन, देन ल्यूसिन, लाइसिन एंड थ्रियोनीन। ठीक है, ये कौन से, ये हमारे कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसमें एक तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन क्या है, हिस्टिडीन
एंड आर्जिनिन सेमी एसेंशियल हैं। आर्जिनिन को हम सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं, सेमी एसेंशियल। क्यों? क्योंकि ये जो हैं केवल एसेंशियल ओनली इन चिल्ड्रन, एसेंशियल ओनली इन चिल्ड्रन, ठीक है। एडल्ट्स में ये इतने रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, एंड वहीं पे अगर हम बात करें अब जो रिमेनिंग रह गए वो सब किस में आ जाएंगे, वो नॉन असेंशियल में आ जाएंगे। कौन कौन से रह गए? जैसे ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पेराइन, वो एस्पेरेजीन, प्रोलीन, एलानीन, टायरोसिन, सीरीन, सिस्टीन, ये सब क्या होगा? ये सब हमारे नॉन एसेंशियल हो गए। मेन हमें एसेंशियल ही याद करने। अगर आपने ये 10 याद कर लिए तो फिर रिमेनिंग जितने हैं वो सब नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है प्रोटीन, ठीक है। ये तो हमारे अमीनो एसिड्स यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन को ऐसा करेंगे हम, हाँ, कंजुगेटेड स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी लंबा है ये टॉपिक, तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें मान के चलिए बायोमोलिक्यूल्स में 3 to 4 डेज़ तो लगेंगे हमें कंप्लीट करने में, ठीक है। जिसमें अगर ऐसा होगा तो एक दिन में मैं आपको 2 क्लासेस करके भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि जल्दी आपका ये बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एंड देन उसके बाद हम लोग जो है एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी एनिमल किंगडम में 20 से 22 दिन लगेंगे ही कंप्लीट होने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो है हमने अमीनो एसिड्स के बारे में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए।